बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आप यहां पर देखने वाले हैं। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए समान रूप से उपयोगी है, तो निसंदेह इस श्रृंखला को आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए यानी 6 शिक्षकों का चयन अभी हाल ही में बिहार से हुआ। चयनित शिक्षक जो इसमें से सेलेक्ट होंगे यानी कि चयनित होंगे उन्हें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। अभी जो नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई इसमें से बिहार के 6 शिक्षकों को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ समय के अभाव के कारण हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कटौती किया है। हालांकि इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। संबंधित जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। इस कॉलेज का नाम है एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में यह स्थित है। आप ये ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में इसे यूनेस्को की जो संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची है इसमें इसे शामिल किया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसे 1916 में कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कुछ खगोलीय उपकरण चोरी हो जाने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। सरकार द्वारा 1995 में इसे सील किया गया। यहाँ पर जो खगोलीय उपकरण जो स्थापित थे उनमें से कुछ खगोलीय उपकरण की चोरी हो गई थी, जिसके बाद से 1995 में इसे सील कर दिया गया था। तो यही वो वजह है जिसके कारण अभी हाल ही में इसकी संकटग्रस्त स्थिति को देखते हुए यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है। हमारा दूसरा होगा, यहाँ पर दूसरा भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। राइट आंसर होगा जदयू अर्थात जनता दल यूनाइटेड अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में भी बिहार की राजनीतिक पार्टी जदयू को 3 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। 4 सीटों पर ये चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कि 4 सीटों पर ये जदयू के द्वारा यहाँ पर जो चुनाव को जीता गया था। ये भी जानकारी हमने कुछ समय पहले दिया था, लेकिन हाल ही में आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जदयू जो बिहार की एक राजनीतिक पार्टी है अभी हाल ही में मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। और जदयू की बात करें तो इसकी स्थापना के बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जदयू अर्थात जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था। हालांकि यहाँ पर कुछ कंडीशन है, कुछ स्टोरी है जो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जब शरद यादव के जनता दल यूनाइटेड एवं नीतीश कुमार व जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी का विलय हुआ था, तो विलय के परिणाम स्वरूप ही जनता दल यूनाइटेड पार्टी बना था। और वहीं पे बात करें समता पार्टी की तो 1994 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था। ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। समता पार्टी और साथ ही साथ शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड जो मतलब दोनों का विलय हुआ था, विलय के परिणाम स्वरूप ही जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरालिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट फाइनल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर होगा गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अभी हाल ही में इन्होंने अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही के जो प्रश्न बने हैं, हालांकि मैंने पहले बताया, लेकिन फिलहाल के जो रिसेंटली अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल। और वहीं पे बात करें हम साक्षी मलिक की तो साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल और मोहित गरिवाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा तो ये जल्द ही आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। हमारा अगला होगा अब यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शॉर्ट में यू ललित करके भी आप याद रख सकते हैं।
आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के यानी कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और वे 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल मिला के 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 9 नवंबर 2022 को वे रिटायर हो जाएंगे जस्टिस यूयू ललित, और इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय के मौजूदा समय में जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये NV रमना है। नेक्स्ट होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में आयकर विभाग ने TIN अर्थात TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा पहला बैंक बना है फेडरल बैंक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक को भारत में आयात और निर्यात बैंक के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक्जिम बैंक को ही भारत में आयात और निर्यात बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रूस, जो कि तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बना है भारत का। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोगों को पता है भारत का सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। देखते हैं कितने लोगों को ये जानकारी प्राप्त है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न कि कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो अपना देश भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2022 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि 2022 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर मात्र संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना है सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण शक्ति, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन आंगनवाड़ी, ये सभी जो शुरुआत अभी हुई है या फिर सक्षम आंगनवाड़ी का सकते, ये सभी जो शुरुआत हुई है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। आप यहाँ पर पोस्टर में भी देख सकते हैं, सभी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। तो ऐसे में ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर, और वहीं पे बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुआ था और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हालांकि पूछे भी गए हैं ये प्रश्न। तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग में भी योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो राइट आंसर होगा 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक अभी हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले हम यहाँ पर 11वें प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर बात आई है आरबीआई की। आरबीआई की ये 3 दिवसीय मौद्रिक नीति की बैठक अभी हाल ही में आयोजित हुई है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखें। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार ही इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, यही है सुरेश एन पटेल जो अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में अमेरिका के सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये मंजूरी अभी हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन को लेकर दिया गया है। ये 2 देश का नाम ध्यान रखिए। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने द लाइन नामक दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? इससे संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग एडजस्ट कीजिएगा और इसका पीडीएफ फाइल आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है और वहाँ पे क्विज वाला जो सेक्शन है वो भी आप लोग वहाँ अटेंड कीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। डेली बेसिस पर आप वहाँ पर करंट अफेयर्स का अपना एनालिसिस कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।